हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज भी आप मेरे साथ जान पाएंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के आंसर्स। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। इसको पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें पिछले 24 से 48 घंटे में जो कुछ नेशन वाइड वर्ल्ड वाइड इवेंट्स हुए हैं उन पे बेस्ड यहाँ पे मैंने कुछ एमसीक्यूज बनाए हैं और ये आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, या इनसे संबंधित कोई और प्रश्न वहां पे बन सकता है। तो आपको आंसर तो याद ही हो जाएगा, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा, वो भी आप याद करिएगा, मार्क करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको लिंक को शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोज होती हैं वो सब आपको मिल पाए, वो नोटिफाई हो पाए। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि हमारी आज की पहली न्यूज क्या है, उस पे बेस्ड एमसीक्यू क्या है, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प कर सकता है। तो ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह 2022 का उद्घाटन किसने किया है? ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह 2022 के इनॉग्रेशन की बात की जा रही है। यहां पे नाम दिए गए हैं श्री रामनाथ कोविंद, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह। ये इस तरह के सवाल बन जाते हैं, तो इसका आप सही आंसर जान लें। इसका सही आंसर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया है। किसका इनॉग्रेशन किया भैया? भारत जल सप्ताह 2022। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत सरकार की काफी एम्बिशियस पॉलिसी है। इसके तहत देखिए, ये जो सप्ताह मनाया जाना है, मतलब इसका जो इनॉग्रेशन किया गया है 2022 में, उसका पर्पज यही है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, खासतौर पे वाटर सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के टर्म में, उनके एडवाइसेस को लिया जा सके, उनके विचारों को समझा जा सके और किस तरीके से टारगेट को अचीव किया जा सकता है। टारगेट भी आपको याद रखना चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट का यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट यह है कि 2024 तक, कब तक? 2024 तक, ठीक है, 2024 तक यहां पे पैन इंडिया वाटर सिक्योरिटी की बात की जा रही है, ठीक है, या यहां पे वाटर को डिलीवर करने की बात की जा रही है, टैप वाटर देने की बात की जा रही है, ठीक है, प्रोवाइडिंग प्योर वाटर, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, टैप वाटर, ठीक है। ये है बेटा, आप इसको दिमाग में रखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है 2024 तक आपको शुद्ध जल देने जाने की, यहां पे मतलब ये टारगेट है। और ये भारत जल सप्ताह 2022 जो मनाया जा रहा है वो इसी पर्पज से मनाया जा रहा है, ताकि जो वाटर सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जा सके। और वाटर सिक्योरिटी जब इंश्योर होगा तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टर्म में जो पॉलिसीज हैं उनको भी इंश्योर किया जा सकेगा, इसलिए यहां पे ये रखा गया है, ठीक है। तो आप ये समझिए 2024 तक यहां पे 100% पैन इंडिया ये वाटर प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, प्योर वाटर, टैप वाटर के थ्रू, ठीक है। अच्छे से याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एनएआरसीएल ने अपना पहला अधिग्रहण किस कंपनी में किया है? एसआर स्टील लिमिटेड, जेपी इंफ्राटेक, एबीजी सीपीआर लिमिटेड या भूषण स्टील लिमिटेड? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनएआरसीएल, ठीक है, इसने अपना पहला अधिग्रहण किया है। यहां पे सही आंसर जान लें, जेपी इंफ्राटेक। जी, जेपी इंफ्राटेक। अधिग्रहण क्यों किया गया भैया, पहले ये समझ लो। जेपी इंफ्राटेक जो है भैया काफी दिक्कत में चल रहा है ना। कह लीजिए कि उसके जो एसेट्स हैं वो काफी मतलब मुश्किल में है, उसके ऊपर काफी सारा लोन चढ़ चुका है, यानी कि उसका जो लोन है वो बैड लोन में कन्वर्ट हो गया है। किस में कन्वर्ट हो गया है? बैड लोन में कन्वर्ट हो गया है। अब ऐसे में बैड लोन के लिए तो बैड आदमी ही काम आएगा, है ना। तो इसके लिए बैड बैंक सामने आया है। जी हाँ, एनएआरसीएल जो है वो क्या है? बैड बैंक के रूप में काम करने लगा है। अब आप बोलोगे भैया ये कौन सी बला आ गई, बैड बैंक, ये भी कोई बैंक होता है? तो बैड बैंक है, और ये जुलाई 2021 से इसको बनाया गया है, ठीक है। बैड बैंक के रूप में काम कर रहा है एनएआरसीएल,
बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको आपको बार बार बोल रहा हूं, ये जरूर किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो NARCL को क्या बोला जा रहा है? बैड बैंक बोला जा रहा है। जुलाई 2021 में इसको बनाया गया और इसने अपना पहला यहां पे जो एक्विजिशन किया है, अधिग्रहण किया है, वो JP इंफ्राटेक में किया है। रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा यहां पे अगर हम बात करें कि NARCL है क्या, तो NARCL का फुल फॉर्म आप जानिए। NARCL का फुल फॉर्म है नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये समझिए, तो नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड भैया बनाए जाने का इसका मतलब सीधा से ये था कि देश के अंदर जो भी कंपनीज हैं, किसी भी सेक्टर की कंपनी है, अगर उसने लोन लिए हुए हैं, कॉमर्शियल बैंक से लोन लिया हुआ है, मतलब चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का बैंक हो, उससे लोन लिया है और उस कंपनी के एसेट्स जो हैं उस लोन को चुकता नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस नहीं दे पा रहे हैं, तो उस कंपनी के जो एसेट्स हैं उसको अधिग्रहित कर लिया जाएगा। किसके माध्यम से? NARCL के द्वारा। ठीक है, और इसके द्वारा जो अधिग्रहित एसेट्स होगा उसको एक तरीके से डिफरेंट जो जिन जिन बैंकों ने लोन दिया है उनके बीच उसको डिलीवर किया जाएगा, ताकि उसको समझा जा सके किसका कितना नफा है, किसका कितना इसमें नुकसान है। और इसकी फाइनेंशियल जो एक तरीके से समझ है, फाइनेंशियल जो बोली लगाई जानी है, वो एक दूसरे इंस्टीट्यूट के द्वारा कराई जानी है भैया। वो इंस्टीट्यूट आप समझिए, वो है IDRCL। वो क्या है? IDRCL। ठीक है, यहां पे इसका फुल फॉर्म जानना भी बहुत जरूरी है, दोनों के टर्म में फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब है इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। क्या है? ध्यान से समझिए इसको, इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो भैया क्लियर है, यहां पर समझ लो NARCL क्या है? बैड बैंक की तरह काम कर रहा है, जो बैड एसेट्स को एक्वायर करेगा, उसके एक्विजिशन करेगा और उसकी बोली या उसकी जो प्राइसिंग डिसाइड होगी वो IDRCL के द्वारा डिसाइड होगी। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट को या दो इन ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया 2021 में, ताकि जो डिफॉल्टर्स हैं उनको मैनेज किया जा सके, उनके एसेट्स को मैनेज किया जा सके और जो लोन है उसकी भरपाई की जा सके। अच्छे से याद कर लें, आगे बढ़ चलते हैं। भारत अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय बैंक ने दक्षिण अफ्रीका के अग्रणी बैंक फर्स्ट रैंड बैंक लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अब देखिए, यहां पे दक्षिण अफ्रीका के एक बैंक की बात हो रही है जिसका नाम है फर्स्ट रैंड बैंक लिमिटेड। ये साउथ अफ्रीका का लीडिंग बैंक है। तो इसके साथ यहां पर किस बैंक ने हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक, एक्जिम बैंक, केनरा बैंक या पंजाब नेशनल बैंक? तो भैया यहां पे आप जान लीजिए, करेक्टली जवाब जो है वो है एक्जिम बैंक। जी हां, एक्जिम बैंक ने यहां पे क्या किया है? हस्ताक्षर किए हैं, एग्रीमेंट किए हैं, ताकि जो एक तरीके से इंडिया और अफ्रीका के बीच का ट्रेड है, ठीक है, ट्रेड के साथ जो ट्रांजेक्शन है, मतलब ट्रेड के लिए जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन ट्रांजेक्शन में इजीनेस लाई जा सके। ठीक है, तो उस इजीनेस को प्रोवाइड करने के लिए यहां पे एक्जिम बैंक ने फर्स्ट रैंड बैंक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ठीक है, आप समझिए साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसको साइन किया गया है। प्लेस का भी आप दिमाग में जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, कहां पे साइन किया गया है? साइंड इन जोहान्सबर्ग। ठीक है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है, वहां पे ये एग्रीमेंट साइन किया गया। पर्पज मैंने आपको बता दिया, अच्छे से याद कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल के लिए $2.5 मिलियन राशि दान की है? अब देखिए, यहां पे जो पैलेस्टीनियन हैं उनके लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए $2.5 मिलियन राशि दान की बात की जा रही है। भारत, चीन, फ्रांस या जर्मनी? तो भैया भारत है ना, अच्छे से याद कर लो। हर जगह पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, चाहे खाने के मामले में हो, चाहे पैसे के मामले में हो, है ना, कि भैया हेल्प कर दो। तो ये है, यहां पे आप समझिए कि $2.5 मिलियन की जो राशि है वो यहां पे दान की गई है। किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। ठीक है, किसके लिए?
पैलेस्टीनियन लोगों के लिए, पैलेस्टीनियन जो शरणार्थी हैं उनके लिए, ताकि उनकी शिक्षा को और उनके स्वास्थ्य को जस्टिफाई किया जा सके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में जरूर रखें। और यहां पे एक तरीके से जिस संस्था के माध्यम से इसको किया जाना है वो भी आप समझिए, इसके माध्यम से किया जाना है, UNRWA के माध्यम से ये चीज किया जाता है। ठीक है, क्या है? UNRWA, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज, ये है इसका फुल फॉर्म। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यहां पे भारत ने मदद की है। अच्छा, इस संस्था की खासियत यह है कि इसमें यूएन के जितने भी मेंबर्स हैं वो वॉलंटरी यहां पे अपना फंड जमा कर सकते हैं, मतलब दान दे सकते हैं, ताकि इन रिफ्यूजीज की हेल्प की जा सके, ये जो रिफ्यूजी हैं पैलेस्टीनियन, उनकी हेल्प की जा सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम यहां पे। अब यहां पे बोला जा रहा है किस कंपनी ने अपनी तरह की पहली सैटेलाइट इंडेक्स आधारित फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। तो ऑप्शंस यहां पे हैं, राष्ट्रीय बीमा, एचडीएफसी अर्गो, आईसीआई लोम्बार्ड, इफको टोक्यो। तो यहां पे थोड़ा ऑप्शन यहां पे गलत बुलेटिन की कर दी गई है, बीसीडी हो गया, एबीसीडी समझिए। तो यहां पे सही आंसर आपको बताना है ना। यहां पे जो सही आंसर होगा वो आप समझ लीजिए, वो है एचडीएफसी एर्गो। जी हां, एचडीएफसी एर्गो ने अपनी तरह की पहली सैटेलाइट इंडेक्स आधारित फॉर्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां पे बात की जा रही सैटेलाइट इंडेक्स आधारित फॉर्म यील्ड इंश्योरेंस, मतलब कि सैटेलाइट के माध्यम से क्षेत्र का एक तरीके से एनालिसिस की जाएगी, विश्लेषण किया जाएगा कि ये क्षेत्र कितना बेटर प्रोडक्शन दे सकता है ना, या उस पर्टिकुलर कोई भी मतलब पर्टिकुलर हेक्टेयर पे एक वहां पे ग्राफिक जनरेट किया जाएगा, इन्फो कलेक्ट की जाएगी सैटेलाइट के माध्यम से, उसके माध्यम से एनालिसिस की जाएगी कि हाँ ये इतनी बेटर यील्डिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है, मतलब ये फसल बढ़िया उत्पादन कर सकती है कि नहीं कर सकती है, इसका इंश्योरेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कितने करना चाहिए, ये सारी चीज तो अपने आप में यूनिक है और काफी इंपॉर्टेंट पहल है, अच्छे से याद कर लें, एचडीएफसी एर्गो। बाकी जो कंपनी है बेटा, राष्ट्रीय बीमा, आईसीआई लोम्बार्ड, इफको टोक्यो, ये भी भारत में एग्रीकल्चरल जो एक तरीके से इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, उनके ये नाम है, अच्छे से याद कर लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पेस फोर्स मिशन पर किस स्पेस कंपनी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हेवी लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं नासा, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लें, यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो स्पेस एक्स होगा। ठीक है, क्या होगा? स्पेस एक्स होगा। अब स्पेस एक्स जो है वो क्या है? एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, यूएस की कंपनी है। ठीक है, और ब्लू ओरिजिन भी क्या है? यहां पे यूएस की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, और नासा आप जानते ही हैं, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी आप जानते ही हैं। ठीक है, तो अच्छे से जान ले, यहां पे स्पेस एक्स किस फेमस पर्सनालिटी की कंपनी है, वो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ठीक है, किसकी कंपनी है, इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए, किसकी कंपनी है। ठीक है, और अपने आप में काफी महत्वाकांक्षी है, ये अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च किया गया है, और पर्पज ये है कि जो स्पेस फोर्स मिशन है उसको सक्सेसफुल बनाया जा सके। स्पेस फोर्स मिशन समझिए, स्पेस फोर्स जो है वो एक तरीके से जो यूएस की एयर फोर्स है उसको यहां पे स्पेस फोर्स बोला जा रहा है, और उसको सहायता देने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, एक्यूरेसी देने के लिए, शार्पनेस देने के लिए, मतलब जितने भी यूएस एयरफोर्स के मिशन होंगे या कोई युद्ध के हालात बनते हैं तो उन स्थितियों में शार्पनेस और एक्यूरेसी देने के लिए इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है ना। बकायदा यहां पे वो सारा प्रोसीजर, वो सारा यहां पे हेल्प मिल सकती है जो ये मिशन है। ठीक है, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लें। मैंने आपसे सवाल पूछा है किसकी कंपनी है, वो आप यहां पे बताइए। ब्लू ओरिजिन भी कंपनी है, और ब्लू ओरिजिन क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, और जेफ यहां पे जो अमेजॉन है, अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस, ठीक है, उन्होंने क्या किया है? इसको बनाया है। ठीक है, इनका नाम आप बता दीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ चलें।
नवंबर 2022 के महीने में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? गबोन, घाना, भारत या जापान? तो सही आंसर जान ले भैया, घाना। ठीक है, यहां पे नवंबर महीने के लिए, नवंबर 2022 के लिए ये क्या कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है यानी कि यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें प्रेसिडेंसी करने जा रहा है नवंबर महीने के लिए। ठीक है, आप समझिए भारत भी जो है इसमें आएगा, वो कब आएगा, दिसंबर। कब आएगा, दिसंबर। ठीक है, गबोन जो है इसके पहले था, कब था, अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर 2022। और जापान जो है वो जैन 2023 में क्या करेगा, प्रेसिडेंसी करेगा। ठीक है, ये दिमाग में रखिए। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो भैया आपको पता होना चाहिए कि यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है 15 उसमें मेंबर्स होते हैं और उन मेंबर्स को अल्फाबेटिकली हर एक महीने क्या किया जाता है, प्रेसिडेंसी दी जाती है ना, कि जो भी मीटिंग्स होती हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं या जो भी डिस्कशंस होते हैं उन सब में वो पर्टिकुलर कंट्री क्या करेगी, प्रिसाइड करेगी यानी कि प्रेसिडेंसी करेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से दिमाग में रख लें। इंडिया का नंबर कब आने वाला है, दिसंबर 2022 में, अच्छे से याद कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी स्टील कंपनी रिस्पांसिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? टाटा स्टील लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एस्सार इंडिया लिमिटेड या जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड? तो यहां पे सही उत्तर है टाटा स्टील लिमिटेड। क्या है, टाटा स्टील लिमिटेड। ठीक है, टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी जो है वो यहां पे रिस्पांसिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी बन गई है। अच्छे से याद कर लें। अगर हम बात करें रिस्पांसिबल स्टील सर्टिफिकेशन की तो आप समझिए कि रिस्पांसिबल स्टील जो है वो क्या है, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये एक तरीके से जो सस्टेनेबल स्टील इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया जाना है, उस सस्टेनेबल इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए पहल करता है कौन, ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छे से याद कर ले। टाटा की बात करें तो टाटा जो है वो 2020 से इसका मेंबर है। ठीक है, 2020 से क्या है, मेंबर है, मेंबर कंपनी के तौर पर है, किसके साथ, रिस्पांसिबल स्टेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर ले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईसीएआर गन्ना प्रजनन संस्थान में निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? डॉक्टर जी हेमा प्रभा, वनिता नारायणन, रोशनी नादर या नीलम धवन? तो यहां पे आपको अच्छे से याद कर लेना है, आईसीएआर गन्ना प्रजनन संस्थान, इस संस्थान ने अपना पहला महिला डायरेक्टर पाया है। ठीक है, किनका नाम है, डॉक्टर जी हेमप्रभा। अच्छे से याद कर लें। बाकी जो नाम है वो भी इंपॉर्टेंट है, पता करिए कि इंडिया में ये किन पद पे हैं, किन किन कंपनीज के ये महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हैं। ठीक है, महिलाओं के टर्म में आपको अवेयर होना चाहिए इस समय, क्योंकि कंपटीशन में उनके टर्म में भी काफी सवाल पूछे जा रहे हैं कि कौन सी महिला जो है इस उच्च पद पे है ना, कोई सीईओ पे है, कोई एमडी पे है, कोई चेयरमैन के रूप में है, ये सारा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि महिलाओं का आगे बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि वो अब कदम पे कदम मिला के चल रही हैं पुरुषों के साथ, तो वहां पे कई बार इस तरह के सवाल बन जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से दिमाग में रखें, डॉक्टर जी हेमप्रभा, ठीक है, इस संस्थान की क्या है, निदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं। ठीक है, आईसीआर आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, 111 साल पुराना ये संस्थान है। ठीक है, क्या है, 111 साल पुराना ये क्या है, संस्थान है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से दिमाग में रख लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई पर रिपोर्ट जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय? तो यहां पे
ग्रेडिंग इंडेक्स की बात की जा रही है, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स, ठीक है। तो मतलब यहां पे है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की बात की जा रही है, शॉर्ट में इसको पीजीआई बोला जा रहा है। ये रिपोर्ट जारी की है, ठीक है, किस मंत्रालय ने? तो यहां पे समझिए ये मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। क्या है? शिक्षा मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहां पे देखिए पूरे देश में पीजीआई जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है, पीजीआई का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। वो बेसिकली चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, तो वहां पे दो कैटेगरीज हैं, पहली आउटकम्स और दूसरी है गवर्नेंस। इन दोनों कैटेगरीज के माध्यम से वो 7 इंडिकेटर्स को कंसीडर करती है और उन 7 इंडिकेटर्स के बेसिस पे मैक्सिमम 1000 पॉइंट्स को वो रखती है कि ये जो इंडिकेटर्स हैं, इन इंडिकेटर्स के टर्म में किसको कितना पॉइंट दिया जा सकता है। फिर 1000 पॉइंट्स में से जिसको जितना पॉइंट मिलता है उसके हिसाब से वहां पे क्या किया जाता है? इंडेक्सिंग की जाती है, ठीक है। तो दो कैटेगरी दिमाग में रखिए, एक क्या है? आउटकम और एक है गवर्नेंस, ठीक है। तो यहां पे गवर्नेंस का मतलब यह है कि जो मैनेजमेंट है, ठीक है, गवर्नेंस मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, मतलब जो पॉलिसी बनाई जा रही है उसका इंप्लीमेंटेशन ठीक से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, लोगों को वो जो उद्देश्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नेंस के या पॉलिसी के, वो पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोगों को मिल पा रहे हैं नहीं मिल पा रहे हैं, ये सारा चीज है, ठीक है। तो अच्छे से दिमाग में रखें, शिक्षा मंत्रालय ने यहाँ पे ये इंडेक्स जारी किया है, पूछा जा सकता है इस तरीके सवाल, इस वजह से काफी जरूरी है। तो दोस्तों ये थे आज के 10 एमसीक्यूज जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। आपने आंसर याद कर लिया होगा और हो सके तो मार्क्ड पॉइंट्स के डिटेल में जरूर जाइएगा, ठीक है। उसकी नोट्स भी बनाते चलें, एग्जाम टाइम में उसको आप रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो अपना प्यार बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।